टॉपिक पढ़ा रहे थे जो नहीं आए बच्चे, लोकसभा के बारे में। राज्यसभा हो चुका है। लोकसभा का जो हमारा सदन है उसमें स्टार्टिंग में जो मूल संविधान था उसमें 500 सदस्यों तक के लिए कहा गया था, लेकिन समय समय पर ये परिवर्तन होता रहा है। जैसे ये भी बताया था ना कि गोवा दमन द्वीप के टाइम पर जब 1987 में डिलिमिटेशन कमीशन वगैरह आया था तब इसकी संख्या 550 कर दी गई थी। इन 550 में बाइफर्केशन क्या है? 550 में बाइफर्केशन है, 520 भी हुई थी बीच में, लेकिन बाइफर्केशन अभी है 530 प्लस 20 केंद्र सरकार का जो हम बता चुके हैं, प्लस था 2 एंग्लो इंडियन। ठीक, टोटल मिला के कितने थे? 552। जबकि हमारे पास लिमिट है कि मैक्सिमम 550 हो सकते हैं। यहाँ पर ये है आपके राज्यों से, ठीक है, फ्रॉम स्टेट, और ये है फ्रॉम यूटीज, ठीक है, ये है एंग्लो इंडियन। अब ये 2019 में ये गवर्नमेंट ने एबोलिश कर दिया है, निरस्त कर दिया, तो हमारे यहाँ पे संख्या रह गई 550। ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है ये 550 की। अब हमारे यहाँ पर हैं कितने एज ऑन डेट? कितनी है? 543 कि ये अभी हैं, ये 2019 में नहीं थे, लेकिन 2019 के बाद के इलेक्शन में दो जो थे, सॉरी 543 प्लस 2 जो थे, ये 2 जो है माइनस कर दिए, तो हमारे यहाँ पर कितने ये रह गए, टोटल ये रह गए। ठीक है, इतना समझ गए आपको? करता कौन है? एक आयोग होता है डिलिमिटेशन आयोग, इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। डिलिमिटेशन आयोग प्रत्येक जनसंख्या, परसीमन आयोग प्रत्येक जनसंख्या के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण करता है और उसके बाद उस हिसाब से सीटें बढ़ती हैं। हमारे यहाँ पर वर्ष 2011 से जनसंख्या का जो गिनती है वो नहीं हुई है, 2021 में होना चाहिए। कारण अपडेट करना चाहूँगा वो इसलिए क्योंकि बहुत से राज्य जातिगत जनगणना के फेवर में हैं। समस्या इसकी ये है, बीइंग स्टूडेंट आपको बता दें कि कल के लिए ये डर है गवर्नमेंट को, ना कि चुनाव आयोग को, कि कहीं कल जितनी जिसकी हिस्सेदारी या जितनी जिसकी जनसंख्या उस हिसाब से हिस्सेदारी ना मिले, कल को ये लोग डिमांड ना करने लगे। इसीलिए, और ये इश्यू जो है स्टेट का है, भले ही वो चुनाव आयोग सेंट्रल का देखता है, तो इसलिए इसमें डिले हुआ है। अभी जो हमारे यहाँ कहा गया है कि 1971 में जो जनसंख्या हुई थी उसके अनुसार, ये भी बता चुके हैं, 2001 तक, कितने? 2001 तक कोई भी सीमा निर्धारण में निर्वाचन के बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, इसके बाद बात शुरू होती है 2002 से। कितनी? 2002 से। ये जो था एक और 42nd अमेंडमेंट में कहा गया था इस साल तक के लिए, जो कि बाद में हुआ था। 42nd अमेंडमेंट का हुआ 1976 में, 76 में। उसके बाद इसका डबल कर दो, क्या कर दो? 84th अमेंडमेंट में क्या है? 84th अमेंडमेंट क्या कहता है? 84th अमेंडमेंट में अभी जो संख्या निर्धारण की है वो 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, कितने? 2026 तक। ये जनरल पॉइंट है। जो परसीमन का आर्टिकल है वो है आर्टिकल 82। इसमें
इसमें संशोधन किया गया है, लिख लीजिए इसमें जो हमने बताया था कि प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किया जाएगा। अच्छा, ये सीमा वैसे बाउंड्री और प्रॉक्स उसके कहते हैं। डिलिमिटेशन मतलब किसी भी चीज की सीमा को समाप्त करना। लिमिट माने सीमा, मैथ के बच्चे जानते होंगे आराम से, 2000 स्टडी है ना, डिलिमिटेशन। तो ये नियम बनाया था। और 84th अमेंडमेंट हमने बताया था, ये कब हुआ था? 2002 में। इसके अनुसार क्या कर दिया 84th अमेंडमेंट। अगर आप अमेंडमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, एक छोटी सी बात बता दूं मैं अमेंडमेंट के बारे में जो मैंने पढ़ाया था। शुरू में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, कल माइंड में आया था पढ़ते हुए। जैसे अभी हम कहते हैं, हम कह रहे हैं कि 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं और प्रस्ताव चल रहा है 126। ऐसा क्यों? साथ साथ क्यों नहीं चल रहा है? पता है क्यों? जैसे मैं बता दे रहा हूँ, शुरू में 7 में था पहला प्रस्ताव, पहला अमेंडमेंट। फिर क्या हुआ, जब परिवर्तन आए तो हमने प्रस्ताव, ये अमेंडमेंट हो, ठीक है, ये अमेंडमेंट है, ये प्रस्ताव मतलब रिसोल्यूशन है। तो यहाँ पे फिर दूसरा, तीसरा, चौथा आते गए। लेकिन जितने प्रस्ताव थे ये जरूरी नहीं है कि वो सब पास हो गई हो। तो प्रस्ताव जो थे उनकी संख्या बढ़ती गई और अमेंडमेंट की कम होती गई। प्रस्ताव संख्या 5 में अमेंडमेंट तीसरा हो सकता है। अभी तक 140, इसका मतलब कितना? 21 रिसोल्यूशन है, 21 रिसोल्यूशन है, मतलब ज्यादा है अमेंडमेंट से। हमारे यहाँ 105। समझ में आ रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? नहीं। जैसे हम संशोधन करते हैं ना, तो पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में, ठीक। तो संशोधन कैसे होता है हमने बताया था, प्रस्ताव पारित किया करते हैं लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। फिर उन्होंने कहा दूसरा, फिर तीसरा हुआ, अमेंडमेंट होते चले गए। फिर 3-4 इकट्ठे हुए। जैसे 42 अमेंडमेंट है, उसमें मिनी ओवरऑल कहते हैं। ओवरऑल का मतलब ओवरऑल नहीं, ओवरहालिंग, किसी चीज की, संविधान की ओवरहालिंग होती है। तो उसमें क्या हुआ, प्रस्ताव तो बहुत हो गए, मान लो 10 प्रस्ताव पास कर दिए, लेकिन कहाँ? लोकसभा में पास हो गए और राज्यसभा में वो प्रस्ताव गिर गए। कितने? केवल 3 पास हुए। तो अमेंडमेंट की संख्या हो गई, मान लो 30 हुए, तो अमेंडमेंट तो 3 हुए, लेकिन प्रस्ताव कितने? 10। तो 10 प्रस्ताव पेंडिंग है, क्योंकि जब बहुमत होगा या जब मेंबर चाहेंगे तब हो जाएगा। तो प्रस्ताव की संख्या ज्यादा हो गई और अमेंडमेंट की कम रह गई, इसलिए वो डिसबैलेंस हो गया। हाँ, ला सकते हैं, लेकिन जो अमेंडमेंट हो चुके उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं होता, अगर ऐसा नियम नहीं होता कि गिरने के बाद दोबारा नहीं ला सकते, फिर तो पैरेलल नहीं चलती, दोनों चीजें दोबारा ला ही नहीं सकते। इसीलिए जो आपने कहा, यही इस चीज का सबूत है, ऑथेंटिकेशन है कि प्रस्ताव जरूरी नहीं है पास हो जाए या ना हो, लेकिन जो अमेंडमेंट हो चुके हैं वो नंबर ऑफ अमेंडमेंट फिक्स हो गई। समझ में आया? तो 84th अमेंडमेंट के अनुसार, ये मैंने याद करने का तरीका बता दिया, 42 के डबल होते हैं 82 अमेंडमेंट के अनुसार क्या है कि हमने जो बताया था कि 2026 तक 2026 तक कोई भी सीमा चेंज नहीं होगी, ठीक है, लिख लीजिए 2026 तक। अब क्वेश्चन आता है कि आपने ये तो बता दिया कि हाँ, तो 2026 तक नहीं बदलेगा, इसीलिए उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं हो रहा। नहीं, डिलिमिटेशन कश्मीर के लिए तो ऑलरेडी कमीशन की बात हो गई, वो चल रहा है। अगर अब वहाँ की बात चल रही है, क्योंकि अभी क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें पहले सीमा निर्धारण करना है, क्योंकि पहले उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था, सेल्फ सेंटर था, उनका संविधान अपना था। अब हम भारत के यूनियन में मिलने के बाद जो स्टेट की पॉलिसी है उसके हिसाब से बनाया जाएगा।
उनके लिए वही सुविधाएं मिलेंगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी जो हमारे यहाँ जनरल दूसरे स्टेट्स को है। तो अभी कोई डिलिमिटेशन चल रहा है, वो जब कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन होंगे, ये चुनाव आयोग का कहना है। अब उसके लिए ये भी देख रहे हैं, मान लो लोगों ने ये सोचा टूरिस्ट प्लेस है, अब हमने एक परमिशन दे दी वहाँ शिफ्ट करने के लिए, जैसे घाटी में, वैली में या जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जो लोग नहीं थे दोबारा जाए वहाँ सेटल हो जाए, उस हिसाब से फिर लिमिटेशन बढ़ाई जाएगी पॉपुलेशन के लिए। क्योंकि हमने बताया था या नहीं बताया तो सुन लीजिए कि स्टार्टिंग में एक MP 5 लाख के ऊपर होता है, कितने 5 लाख, अब ये संख्या 10 लाख है, क्योंकि डेंस हो गई है हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, बहुत सघन हो गई है, बहुत घनी आबादी हो गई है। तो अब ये अच्छा, ये सबके लिए नहीं है। अब मान लो जहाँ पॉपुलेशन ईस्टर्न सेक्टर के जो 7 स्टेट है, मेघालय, मणिपुर वगैरह ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा सा समस्या है। उसका पॉइंट नोट कर लीजिए कि ये जो लिमिटेशन है 60 लाख से जिनकी आबादी ज़्यादा है उन स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नोट कर लीजिए। बड़ा अच्छा MCQ ध्यान रखना है, वो बात छेड़ दिए तो आ जाता है कि 60 लाख के जनसंख्या, 60 लाख से कम जनसंख्या जिस स्टेट के लिए है वहाँ के लिए ये नियम लागू नहीं है। अब सवाल उठता है, जैसे आज भी हमने कहा हमारा वीडियो देख लीजिएगा आज का, फिर भी सवाल ये उठता है कि हमने MP लोकसभा के बारे में कौन नहीं लिमिटेशन, वहाँ कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। एक चीज और बता दे रहे, चलो वो पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझ जाएंगे। डिलिमिटेशन आयोग संसद के द्वारा बनता है, सही है, निर्धारित करेंगे ये, लेकिन ये जो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो केवल रिकमेंड करता है, वो केवल रिकमेंड करता है, लेकिन अंतिम फाइनल डिसीजन संसद करती है। चुनाव आयोग के साथ में बैठते हैं लोग, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन देती है? संसद। क्यों? ये नियम हम पढ़ा चुके हैं कि बाउंड्री में किसी स्टेट के कोई भी परिवर्तन संसद कर सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल लिस्ट का आइटम है, स्टेट लिस्ट का आइटम नहीं है। उसमें कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री या दूसरे कोई मंत्रिमंडल इंटरफेयर नहीं कर सकता। सभी में विधान, तीनों लोकल बॉडीज में भी हो सकता है, स्टेट बॉडी में भी और सेंटर में, तीन इलेक्शन होते हैं ना, लोकल बॉडीज के और स्टेट के, और तीनों में बदलाव। अभी बढ़ी है ना आपके शाहजहाँपुर में बाढ़ का जो ये अर्बनाइजेशन जो हुआ है 44 से 60 हो गई, तो ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है ना, प्रधानी का, वार्ड का, ये सब लोकल। मिनिस्टर दो ही हमने बताया था, एक होता है 73rd अमेंडमेंट जो कि रूरल एरिया के लिए, 74th अमेंडमेंट बताया था वो अर्बन एरिया के लिए, तो वो चेंजेस हो सकते हैं। हाँ बस ये ठीक है, गॉट इट। तो अब सवाल उठता है कि लोकसभा में जो जाते हैं वो कौन निर्धारण करता है? हमने क्या किया है, हम केवल वन साइड देखते हैं। हमने क्या पढ़ते हैं कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द पर्सन हु इज वोटिंग एंड सेंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव टू लोकसभा या राज्यसभा। उसकी भी अपनी क्वालिफिकेशन होती है ना। जैसे अभी गवर्नमेंट ने आज भी बताया था, डीएम साहब ने चेंज किया है, पहले 21 वर्ष की जो आयु थी 61वां कितना 61st अमेंडमेंट, 61st संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1989 में, और 1989 में, और ये लागू कब से हुआ था इलेक्शन का? 1991 के इलेक्शन में, क्योंकि वही लोकसभा का पहला इलेक्शन था। तो इसमें ये गवर्नमेंट थी किसकी? राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, जिसमें इन्होंने राजीव गांधी की गवर्नमेंट में 61st अमेंडमेंट 1988 में प्रपोज किया गया था और 89 में हुआ था। इसलिए जब आप लिखोगे तो 1988-89 गॉटिक, जैसे हमने साउथ अफ्रीका के बारे में बताया था कि गांधी जी 1914 में चले थे दिसंबर में, लेकिन जनवरी में पहुंचे थे। अगर आए हैं तो लिखोगे 1914, अगर पहुंचे तो 1915, क्योंकि बाई शिप आए थे। तो ये संविधान संशोधन हुआ।
इसका मतलब एक और चीज है कि अब कितनी एज हो गई, फ्रॉम 21 से कितना हो गई, 18 हो गई, ठीक, 18 एज हो गई। इसका मतलब पहला है वोटिंग के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र हो। 3 उम्र याद रखना, 18, 25, 30 और 35। उस दिन कंफ्यूजन हो रहा था आपके लिए, आपने एज 35 बता दी थी, मुझे ध्यान रहता है मैं भी, ये पता है। हाँ नहीं, वो इसलिए ध्यान अच्छी, मुझे खुशी होती है अगर मेरे बारे में कोई ध्यान रखे, मुझे पता, इसका मतलब somebody is there to care me, somebody is there to correct me, so improvement will be there, है ना। तो मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो एज ये याद रखो 18 की, एक लेटेस्ट बताऊंगा, ये होती है वोटिंग एज, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई इसकी। दूसरी एज होती है 25, ये किसके लिए, और राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए है, दोनों बोलो ना भाई, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए। याद रखना, ये दोबारा रिपीट ना करना पड़े मुझे। 20 पे 30 राज्यसभा और कुछ, और 35 राष्ट्रपति, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को चेक कर लो, ठीक है, पक्का, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चेक करिएगा फिर भी, ठीक है। चलो, तो ये याद रखिएगा। तो एक तो ये है, दूसरा वोटिंग के लिए भी, जिस तरह एमएलए एमपी के लिए है कि ही शुड बी मेंटली साउंड, पागल दीवालिया ना हो, ये भी है उसमें। वोटर भी हो सकता है ना, आप हमेशा मेंबर की पढ़ी है आपने, वोटर नहीं हो सकता। एक और चीज, वो किसी भी क्रिमिनल कोर्ट से 2 साल से ज्यादा सजा जिसे ना मिली हो, जैसे एमएलए एमपी के लिए भी है। और दोनों के लिए ध्यान से सुनिएगा, दोनों के लिए 2 साल की सजा के बाद भी अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है या वोट डालना चाहता है, तो कम से कम 5 वर्ष का गैप होना चाहिए के बीच में, कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन हो, नहीं तो लोग मिसयूज करेंगे। 2 साल जो होगा वो तो 3 ही साल हो गए। तो ये पढ़ा है आपने, नहीं? हाँ, इसीलिए है फॉर ऑल वोटिंग राइट। 5 साल की नहीं, 2 साल की, डिपेंड करता है किस टाइप का क्राइम है। हाँ, ये मैंने इसलिए बताई, इट इज रिलेटेड विद, आगे आएगा एक पॉइंट जो अभी गवर्नमेंट ने नया शुरू किया है, जो शपथ पत्र एमएलए एमपी के लिए किया है, इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया है। डिपेंड करता है कौन है। अगर किसी ने, देखिए 2 चीजें हैं, जेल में 2 तरह के कैदी होते हैं। आप दोनों को ना, एक को इस कोने पे बिठाया जाएगा और एक को उस कोने पे बिठाया जाएगा। ये आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैंने कहा 2 तरह के कैदी होते हैं जेल में, कौन कौन से। अब ये मत पता है ना, एक सर मेल होता है, एक फीमेल होता है। डोंट टेल लाइक दिस, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। बताइए, बताएं, आपने जो क्वेश्चन किया उसी के ऊपर है। एक होते हैं छोटे में होते और एक बड़े हैं, एक सिविल और क्रिमिनल, और भी होते हैं। उसमें क्या है हम बताते हैं, सुनिए। 2 तरह के कैदी होते हैं। एक होते हैं विचाराधीन, जिनके लिए अभी एक्यूज नहीं हुए हैं, उनके ऊपर अभी क्रिमिनल चार्जेस फैब्रिकेट तो किए हैं लेकिन सजा नहीं दी है। कुछ ऐसे होते हैं जो सजाए याफ्ता होते हैं, अपनी सजा पूरी कर रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल या उम्र कैद। एक होते हैं कौन सी, विचाराधीन, जो अंडर ट्रायल जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में। और एक होते हैं जिन्हें सजा मिल चुकी है और वो काटते होते हैं, वो थोड़ा सा दादागिरी करते हैं, तो परमानेंट गया। तो समझ गए। आपने जो कहा वोटिंग के लिए डिपेंड करता है कि आप अंडर ट्रायल वाली सजा में हैं या आप एक्यूज होकर सजा काट रहे हैं जो मिली है आपको ऑर्डर से, और उन दोनों को बाइफरकेट करके अलग अलग होते हैं। अब समझ में आया आपने, ये दिमाग क्यों नहीं आया आपके? 2 तरह के कैदी, एक कैदी होते हैं
एक कैदी इन वेटिंग होते हैं और हो भी सकते नहीं भी हो सकते, सही है। कुछ ऐसे होते हैं कि मान लो 2 साल हो गए मैं विचाराधीन में, जज कहता है कि क्राइम सही है और जेलर से रिपोर्ट मांगते हैं, बोले सही है, बोले 2 साल की सजा इनकी पूरी हो गई, छोड़ दो। 2 साल की सजा दी और वो भी पूरी हो गई क्योंकि विचाराधीन है। तो जो विचाराधीन है वो कैद में ये सजा मान ली जाती है। डिपेंड करता है किस तरह का, देखिए पूरा लॉ। कल का आप स्टेटमेंट पढ़िए अमर उजाला में, आज का पेपर में शायद या कल के में पता नहीं, क्योंकि एक ही दिन में दोनों पढ़े थे। यस्टरडे आई वेंट टू फाइल माय आइडिया इन बरेली, ऑफ कोर्स इट्स नॉट टू बी कोटेड। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक तो वर्कलोड के ऊपर बात कही, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान समझना चाहिए। दे शुड नो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नो आज के पेपर में, हाँ जो भी है मैं पढ़ के, मैंने मुझे मालूम है ये सवाल राइज होगा, मैं इसलिए बड़ा अनकोट कर देता हूँ कि मुझे नहीं पता किस दिन आया है, मैं मौका कम देता हूँ। यू शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स। ये सीखिए कि सवाल सामने वाला कर नहीं पाए, इसलिए बड़ा स्पष्ट ट्रांसपेरेंटली मैं बता देता हूँ, सही है। मैंने पहले बता दिया डोभाल साहब, हाँ NSA, हाँ नहीं मैं तो ये बड़े, और ही इज रिटायरिंग ऑन 26 ऑफ नेक्स्ट मंथ। जी कौन? मैं डोभाल की बात कर, मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दोबारा किया। आप सोचो मैंने बड़ा सही बोल दिया। तो वो रिटायर हो रहे हैं और 2 फैसले मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैसले उनके कब्जे में हैं एंड पीपल आर वेटिंग फॉर दोस। दैट बाद में बता दूँगा, गिरने वाले हैं दोनों फैसले एंड ही विल डू दैट, क्योंकि आई नहीं साउथ के लोगों में है नहीं। अरे चलिए क्यों क्या इन सब चीज में बड़ी ही करने से आपको आगे बढ़ लो, चलो। एक ये हुआ। दूसरा बता ही दिया आपको। तीसरा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट कि मूल संविधान में जो हमने बताया था, ये भी बता चुके हैं, ओरिजिनल जो संविधान का लिखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ओरिजिनल संविधान में जो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिससे उनका प्रतिनिधित्व हो सके, जो पूना पैक्ट के तहत भी जो आपने पढ़ा होगा, इसलिए 10 साल के लिए SC ST के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई और बाद में ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। अभी कब तक है ये है? हाँ 25 Jan 2030 तक है। प्रधानमंत्री को लिख दीजिए, उन्होंने किया है। बंद करने से नुकसान होगा, सीट तो आप बहुत चेंज करवाने के चक्कर में। पार्लियामेंट चेंज हो रहा है, 3 इलेक्शन से SC में जा रही है। नहीं, अब तो जनरल बॉडी में जो लोकल इलेक्शन होते हैं उसमें तो रोटेट होती रहती है ना सीटें। आपने देखा होगा प्रधानी में रोटेट होती है चलो वो तो अच्छा हुआ विकास नहीं है, नहीं तो वो एक बार कह रहे इम्तहान दे रहे, मेरे पास 2-3 कॉल आ गए उनके, बोले सर पेपर अच्छा ठीक है। और ये 25 जनवरी 30 तक है, ठीक। अगला इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 26 में कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। इसमें वैसे जनरल बता दे रहा हूँ कि वो तो सब जनरल पता ही है, एज पता है, ये सब पता है। दूसरा एक और है कि कोई भी अपराधी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, कानून के व्यवहार के कारण मतदान से वंचित ना किया गया हो, ये भी नियम है। आपका फंडामेंटल राइट जरूर होता है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपको आपके फंडामेंटल राइट से, जो कि पॉलिटिकल राइट के अंतर्गत आता है, उससे वंचित किया जा सकता है। ये जो फॉर्म
6A एक फॉर्म होता है 6A, जिसमें अगर आप चाहे तो, या विदेश में कोई आदमी है, बाहर है, वोट नहीं डालना चाहता, मैंने आज बताया था, आप नहीं थी, आप भी नहीं थी, हाँ, तो उसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी नेवी फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या रैपिड एक्शन फोर्स जो इलेक्शन में होते हैं, वो जो विदेशों में एम्बेसडर है या विदेशों में पढ़ाई करने गए हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो हाई क्लास बहुत से एजुकेशन लेके गए हैं, तो उनके लिए, प्लस जो ऑन ड्यूटी है और मान लो उन्हें वोट डालना है, उसके लिए फॉर्म 6A रखा गया है। 6 होता है मतदान में नाम ऐड करवाने के लिए, और 6A उसमें अगर आप वोट डाल सकते हैं। इसीलिए एक आज बता रहा हूँ, अभी प्रिंट में आ रहा है एक फॉर्म 6B, ये नया बता रहा हूँ, 6, 7, 8 के अलावा 6B आ रहा है, ये आ जाएगा अभी। इसके अनुसार आप, मेरे पास अभी शायद कुछ फॉर्म रखे हैं, करीब 200-300 फॉर्म अभी देखे गए आज, हाँ, तो वो आप आधार कार्ड से वोटिंग कार्ड की लिंक करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्वैच्छिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गया था ये, लेकिन उन्होंने स्वैच्छिक कर दिया है, क्योंकि आपकी इच्छा है, आपको कंपेल नहीं किया जाएगा, आप आधार कार्ड से लिंक करते हैं नहीं लिंक करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था इट इज़ ए ग्रेट रेवोल्यूशन, बिकॉज इन बैंकिंग सेक्टर वी आर गेटिंग लॉट ऑफ फैसिलिटी, समटाइम्स like we are filling the examination form, we are filling the completion form, we are transferring the money from one bank to another bank or same bank also, and a lot of facilities we are getting. So only thing that we should not share OTP, or whenever we are getting any message to allow, we should know to whom we are transferring the money or to whom we are sharing the OTP. That's all. Otherwise, there will be no money in your account if you are sharing to unknown person. तो इसी तरह जो आधार कार्ड से लिंक होगा, नेचुरली इसका बेनिफिट तो होगा ही गवर्नमेंट, मतलब सबके लिए। क्यों? क्योंकि लोकसभा में बताया हमने आपको कि वोटिंग परसेंटेज कम रहती है, विधानसभा में ज़्यादा रहती है, प्रधानी में ज़्यादा रहती है। तो प्रजातंत्र या हमारे जो लोकतंत्र की जो महत्व तभी पता चलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स की भागीदारी होगी। इसीलिए 21 से 18 हुई, और अभी एक नियम आया है कि जो स्टूडेंट 17 से 18 के बीच में है, तो आपको पता है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर 4 बार रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो लोग अभी से फॉर्म भर दें, जिससे जैसे ही वो 2 दिन 4 दिन 18 साल से हों ऊपर, तो अपना उन्हीं का वोट बन जाए। क्योंकि ज़्यादातर जैसे अभी मार्च में इलेक्शन हुए थे हमारे, या भी कई स्टेट में आ रहे हैं, तो इट इज़ इलेक्शन कमीशन फॉर होल स्टेट। तो ये 6B फॉर्म अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, और आज से 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक दिस प्रोसीजर विल बी कॉन्टिन्यू। ठीक है, तो ये नई चीज है। और दोनों के लिए मैंने बताया ना, वोटर्स हो या वोट लेने वाला हो या वोट देने वाला, दोनों के लिए जो रूल है, क्राइम का क्रिमिनल ना हो, अपराधीकरण ना हो, चाहे वित्तीय, सबसे बड़ा होता है अगर गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पैसा चाहे थोड़ा सा ही दिया हो, अगर उससे संबंधित है तो आप वोट डाल ही नहीं सकते, उसकी भी लिमिटेशन है, वो चाहे। जब तक आप इलेक्शन तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास कोई भी, जैसे इनकम टैक्स, आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, ये भी आ गया है। चलो पहले ये देखते हैं कि एक लोकसभा के सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। एक तो वो भारत का नागरिक हो और आयु कितनी हो, 25 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरा पॉइंट है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किए हो। इसमें राज्यपाल या कॉन्स्टिट्यूशन कोई बॉडी हो, MLA MP हो, कैबिनेट जो होता है कैबिनेट मंत्री या कोई भी मंत्री, ये लाभ का पद नहीं माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये पदों को छोड़कर, जैसे कोई ऑटोनोमस बॉडी है या पब्लिक सेक्टर में शेड्यूल A, शेड्यूल B या शेड्यूल C कंपनी है, वहाँ का चेयरमैन है, लेकिन कुल सचिव, समझ में आया, या वाइस चांसलर, UPSC के चेयरमैन, इन सब के लिए लाभ का पद नहीं माना गया है। या ये कहें हाँ, मोस्टली ऐसा समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल पद वो कहते हैं जिन्हें अधिकतर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है।
जैसे यूपीएससी है, आपकी जो पोस्ट है वो गजट में निकलती है, इसलिए गजटेड ऑफिसर कहलाता है। कितनी वैकेंसी है ये स्टेट से जाती है, ओवरऑल स्क्रूटनी होती है। हमें पता है पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 52 यहाँ पर, और 52 कब थे मालूम है, जब उत्तराखंड साथ में था। उसके बाद 85 हुए थे और अभी डिस्ट्रिक्ट 75 रह गए, क्योंकि उत्तराखंड में चले गए डिस्ट्रिक्ट कुछ। तो इसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट जितने बढ़ेंगे तो आईएएस भी तो उतने बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पहले जो नगर पालिका थी तो केवल एसपी होता था, अभी 2 एसपी हैं, 2 एसपी में 2 आईपीएस पोस्ट, एसपी आर रूरल एरिया एंड एसपी अर्बन एरिया, तो 2 एसपी हो गए। इन दोनों के ऊपर होता है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनकी शॉर्टेज हुई तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा हूँ आपको, अभी गवर्नमेंट ने एसएसपी और डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नॉट, इन दोनों को इक्विवेलेंट रैंक में रखा है। और आपको पहचान बना दूं, जिस कार के आगे फ्लैग और स्टार हो वो इस रैंक में आता है। अगर कभी आप देखते हो रोड पे कार जा रही है, एक स्टार लगा है और तो समझ लो वो डीआईजी की कार, ठीक, हाँ वो तो डिप्टी है तो है वो भी। अच्छा, इसके बाद इसके इक्विवेलेंट रैंक एक और बता दें, आर्मी वो झंडे वंडे लेके निकलते हैं, तो वो जो पोस्ट होती है, ये पोस्ट डीआईजी की, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए ब्रिगेडियर के बराबर होती है। हाँ, ये आर्मी में, ठीक है। और बताएं नेवी में कमांडोर के बराबर होती है। और ये बता रहा हूँ या फोर्स में होती है, ये एयर कमांडोर के बराबर, एयर कमांडोर, ये तीनों रैंक है डीआईजी के बराबर। पढ़ा देंगे कभी कभी आपको, ये कभी कभी आती हैं जीएस के भी क्वेश्चन। आपने क्या पूछा था? कमिश्नर या कमीशन? कमीशन 2 होते हैं ना। अच्छा नहीं, यू शुड नो कमीशन हर चीज में चाहिए, वो वाला तो नहीं बात कर, कौन सा बात कर, नहीं आई डोंट पुलिस कमिश्नर जो पुलिस मैं बताता हूँ कमिश्नरी का क्या है। हमने एक चीज पढ़ाई थी आपको कि जब जो 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस टाइम 4 मेंबर कमिश्नर स्टेट के थे, पता है ना, कमिश्नर स्टेट। एक्चुअली कमिश्नर स्टेट लाइक यूटी, यूनियन टेरिटरीज वगैरह। अगर चूंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेस बन गई। जैसे 1947 का एक्ट है, इट इज़ कमिंग, हमारे जो बीए फर्स्ट ईयर की बुक में 1947 है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें बहुत कुछ था। एक भी पहली गवर्नमेंट हमारी 1946 में बनी थी, 3 सितंबर, कहीं कुछ जगह 2 सितंबर लिखा है, 3 सितंबर क्यों दिव्यांशी कब बनी, पढ़ा है नहीं? 3 सितंबर 1946 को बनी थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और उसके बाद उन्हें कॉन्विंस किया गया था। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी 6 मेंबर जोड़े गए, तब पूरी इंटरिम गवर्नमेंट जिसे बताते हैं वो बनी थी, और जिसके प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, ठीक है। तो कमिश्नर इसके कई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डीएम के अंदर जो प्रमोशन एक्चुअली होता है वो कमिश्नर का ही होता है, कई डिस्ट्रिक्ट के। जैसे मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर और ब्रांच मैनेजर, और फिर रीजनल में जाते हैं, इस तरह से प्रमोशन होते रहते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कहाँ भेजना है, एक्सपर्टाइजेशन के हिसाब से। तो एक तो ये हो, बताइए संवैधानिक और संविधिक। देखिए दोनों, हमें 2 चीजें हैं, शब्द कहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोनों का मीनिंग हमने बताया। संविधान का मतलब होता है, विधान का मतलब कानून,
जिसके लिए सम माने बराबर। जब कानून सब बराबर हो और संविधि भी विधि लॉ से रिलेटेड है, देखिए शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है उसके ऊपर बताइए। अब वो ऑटोनोमस बॉडी होती है, वो अलग चीज है, स्टेट में वो कोई कोई नहीं नहीं। देखिए दोनों शब्द लॉ से बने, विधि से, विधि माने लॉ है ना, विधि। तो संविधिक अब दो चीज आती हैं, मैंने बताया ना, जैसे एडवोकेट और लॉयर्स दोनों में अंतर पता है ना आपको। इसका मीनिंग मैंने शायद बताया था, लॉयर एंड एडवोकेट का पता है दोनों में अंतर? नहीं पता। यहाँ पे बैठे थे वकील, चलो मैं बता देता हूँ आपको, यही संविधिक आप आराम से समझ जाओगे। एक्चुअली यही है डिस्कशन में जो होता है ना, फिर कोई ये कहेगा कहाँ से कहाँ पढ़ाने लगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए लॉयर कहते हैं कानून विशेषज्ञ, जैसे आपके यहाँ डॉक्टर होते हैं। जैसे कल में एक बहुत दिमाग में आया था, पता नहीं अच्छी बात है खराब बात है, हम लोग कहते हैं कि MBBS के बाद MD/MS करके बहुत पैसा लोग खर्च करके आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो MBBS मोर इम्पोर्टेंट देन MD और MS। नहीं नहीं, मैं दूसरा रीजन बताऊंगा, मैं हट के बताता हूँ, ये तो कॉमन रीजन है। क्योंकि MD/MS होता है पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट होता है। जैसे आपको न्यूरोलॉजिस्ट का होगा, ऑर्थोपेडिक्स होगा, पेडियाट्रिक्स होगा, ENT होगा, कार्डियोलॉजी, ये सब होंगे, तो उसके पास केवल वही मरीज जाएंगे। जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है कार्डियोलॉजिस्ट को जाएगा, दिमाग की प्रॉब्लम है न्यूरोलॉजिस्ट को जाएगा, हड्डी की प्रॉब्लम है ऑर्थोपेडिक के लिए जाएगा, सब जाएगा। लेकिन MBBS के पास सब मरीज पहुँचते हैं, हड्डी का होगा वो भी जाएगा, कान का भी होगा, हार्ट का भी, सब मरीज जाते हैं। बात सही है गलत है? आयु है कि प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, है ना। तो समझ लो कि वो एक लाइन हो पूरी, इसकी साड़ी की दुकान हो या लेडीज, मतलब हर चीज की, कपड़े की दुकान हो, पैंट की दुकान हो, तो एक ही जगह जाएंगे। लेकिन मॉल में आदमी क्यों जाना चाहता है कि बच्चों के, बड़ों के, जवान के, सबके कपड़े मिल जाते हैं, सब तरह के मिल जाते हैं और ज़्यादा जगह घूमना नहीं पड़ेगा। इसी तरह MBBS को ये सोचते हैं ये तो हर मर्ज की दवा है, जहाँ उसने MD/MS कर दिया उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर स्पेशलिस्ट वही जाएंगे। ENT के बाद जिसकी ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम, थ्रोट की प्रॉब्लम है, वही जाएंगे। तो इसी तरह क्या होता है, लॉयर जो है कानून का विशेषज्ञ है, लाइक MD/MS, गॉट इट। लेकिन वो वकालत नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में, संवैधानिक या संविधिक कोर्ट में। संविधिक शब्द क्या है? संविधिक कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। इवन GNM, जनरल जो नर्सिंग का मिडवाइफरी कोर्स होता है, GNM की फुल फॉर्म पता है? जब भी आप शॉर्ट फॉर्म कहीं पे भी पढ़ा करो, चाहे आपसे रिलेटेड हो या ना हो, उसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक्रोनिम जिसे कहते हैं, एक्रोनिम जब पढ़ते हो तो फुल फॉर्म। तो जनरल मिडवाइफरी इसी तरह GNM का भी होता है, चाहे नहीं हो। तो ये लॉयर मतलब कानूनी विशेषज्ञ। लेकिन एडवोकेट का होता है जब कोई भी कानूनी विशेषज्ञ लॉक किया हुआ कैंडिडेट अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड करता है, तब वो वकील के वकालत कर सकता है। क्या कर सकता है? वकालत। और इसकी पहचान क्या है? जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चला जाता है तो आधा कॉलर जो वाइट मिलता है वो उसके बाद ही मिलता है, नहीं तो किसी को मिलता नहीं। समझ गए? जिसके लिए जो रजिस्टर्ड होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, उसके लिए वाइट जो आधा कॉलर लगाते हैं, बिना उसके नहीं जाते हैं कोई भी वकील जज के सामने, चाहे भले ही बाहर कैसे घूमते रहे। नो, जाड़ों में चाहे अंदर कोट के ऊपर कोट पहने, लेकिन टाई जरूर लगी हुई। तो ये वकील समझ के, लॉयर किसी की वकालत नहीं कर सकता कोई भी केस में, लेकिन एडवोकेट कर सकता है, क्योंकि एडवोकेट बन जाता है वो मेंबर ऑफ बार काउंसिल। व्हाट इट, ये अंतर है। समझ गए आप? चलो, कहाँ बात कर रहे थे हम? संविधिक। तो संविधिक रूप से CBI जो है वो संविधिक है, संवैधानिक नहीं है। हाँ, चलो इस वो लंबे टॉपिक हो जाते हैं। एक्चुअली इतना डीपली आपको बताया नहीं गया पढ़ाने को, फिर भी मैं बता देता हूँ।
अब आप कहोगे STF है, स्पेशल टास्क फोर्स, संविधिक है, संवैधानिक नहीं है। बस यही तो कंफ्यूजन का ये जो हमारे हाँ, ये सुनिए ना। अब जैसे कमेटियां हैं, हमारे यहाँ 13 कमेटी बनाई गई थी जब हमारे यहाँ जब संविधान बना था, है ना, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है वहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुन लीजिए उसका एक्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पावर्स पर्टिकुलर डेजिग्नेटरी शब्द बोल रहा हूँ, डेजिग्नेशन, क्योंकि डेजिग्नेशन में दोनों में अंतर बता दूँ। पोर्टफोलियो कभी मत बोला करो, पोर्टफोलियो केवल मंत्रियों के लिए शब्द यूज होता है पॉलिटिकल। पोर्टफोलियो में डीएम, एसडीएम या लेखपाल, उनके लिए सब डेजिग्नेशन क्या होता है, डेजिग्नेशन, नॉट पोर्टफोलियो। इसी से जैसे हमारे जैसे लोग हैं, अब अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है और वो सब ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो हम समझ जाते हैं व्हाट इज इज रियली। इसलिए सोच समझ के बात करना चाहिए। तो संविधिक रूप से कुछ डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो पुलिस के हों, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड समझ लो, या जुडिशियल से रिलेटेड समझ लो, या लेजिस्लेटिव से रिलेटेड समझ लो, 4 चीजें, जुडिशियरी, फाइनेंशियल ऑल्सो, लेजिस्लेचर ऑल्सो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल्सो। इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को ये अधिकार है कि यदि वो कानूनी दृष्टि से कहीं पर उन्हें लग रहा है, कोई प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो वो कोई भी संविधिक बॉडी फॉर्म कर सकती हैं। अब इसके लिए जैसे आपने कहा, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है इंटेलिजेंस? LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो घूमती रहती है, हमें नहीं पता यहाँ पर भी कोई हो, बोले क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं सच में, वी शुड बी सस्पिशियस ऑलवेज। उसके बाद होती है CID, उसके बाद IB, CBI और बहुत सी, फिर लास्ट में है RNW, पता है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जैसे रूस की KGB है, अमेरिका की CIA, सेंट्रल है ना इंटेलिजेंस एजेंसी। NIA बहुत पीछे, NIA सबसे टॉप पे होती है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक और चीज बता दे रहे, वही एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका सिलेक्शन होता है BPRD के थ्रू, ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च डेवलपमेंट। मिलना बताएंगे इसके बारे में, और चलो, तो इनका सिलेक्शन वहां से होता है, वहां से आप अगर, इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करो। हर एक आदमी IAS के बाद DM नहीं बनता है, हर एक आदमी CBI में नहीं जाता है। अगर वो देखते हैं बैकग्राउंड क्या है बंदे की, उस हिसाब से वो पोस्ट मिलती है। इफ यू आर वर्किंग हार्ड, जैसे वही है ना, YouTube चल रहा है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो जाती, नहीं बंद मत करिएगा, क्योंकि किसी भी जगह जिम्मेदारी तभी दी जाती है जब वो इस लायक होता है, डिजर्व करता है। अगर CBI में ये कहा गया है सपोज कि यू विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग टू योर पेरेंट्स, टू योर वाइफ, टू योर सन और डॉटर एंड टू योर फ्रेंड्स, अगर एक आदमी, और वो भी रिकॉर्ड होता है, उसका पिछले रिकॉर्ड देखा जाता है उसमें भेजने के लिए, अगर आपका रिकॉर्ड सही नहीं है तो आपको उस जगह अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये देश के साथ खिलवाड़ है। CBI इंडिया की है, लेकिन हो सकता है फॉरेन से भी कोई ऐसा केस आए जो उस पर इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिले, है ना, या ED और ये सब चीज़ें। तो CBI के लिए वो कोई भी केस मतलब दे सकती है गवर्नमेंट चाहे तो, जैसे कहते हैं CBI इंक्वायरी करवाई इंक्वायरी। इसी तरह आपने देखा होगा कि किसी को आपने किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी की रिपोर्ट लेने के लिए किसी नॉर्मल वकील को या जज को लगा दिया, बोले नहीं हम हाई कोर्ट का जज चाहिए, नहीं हमें इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराइए, क्योंकि जज के ऊपर हम आज भी विश्वास करते हैं कि जो रिपोर्ट देंगे ट्रांसपेरेंटली देंगे। तो संविधिक संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान में जिनके लिए फॉर्म करने का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अपने से रिलेटेड। आपको लगता है फ्रॉड जो होते हैं बैंकिंग में, क्या उनके लिए यहाँ पे नहीं है क्या? उनके लिए पब्लिक सेक्टर का जो नियम है उसके हिसाब से जब 51% का शेयर होता है उस हिसाब से वो संविधिक गठित करती है। जैसे किसी ने लोन नहीं जमा किया है, बहुत से लोग भाग गए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो
कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बिना परमिशन के नहीं। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे डिलिमिटेशन आयोग है, स्विच ऑन करो मेरा, तो वो आपके काम रिपोर्ट देने का है, सरकारी है, बिल्कुल सही बात है, सरकारी आयोग बना है, लेकिन अंतिम फैसला चुनाव आयोग और संसद ही करेगी और फाइनल डिसीजन संसद ही देती है। इसीलिए हमारा देश प्रजातंत्र देश। समझ गया संविधिक का मतलब? कि एक सेंटेंस में कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से कुछ सरकारी संस्थाओं को संविधिक प्रक्रिया के लिए, कमेटी फॉर्म करने के लिए, एजेंसी फॉर्म करने के लिए ऑथराइज किया गया है, अधिकृत किया गया है। इसलिए ठीक, गॉट इट? लाभ के पद पे ना हो, और दूसरा किसी भी न्यायालय द्वारा पागल या घोषित, दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, ये मेंबर ऑफ लोकसभा के पद हैं। और दूसरा है कि आर्टिकल 101 बहुत मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा टाइम चाहिए, मुझे टाइम कम दिया गया है। आर्टिकल 101 कहता है कि कोई भी सदस्य, जैसे आपने देखा होगा एमपी थे, वो एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं, नाम नहीं कोट करूँगा, और एमएलए जो है एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं। तो आर्टिकल 101 कहता है कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल, मतलब विधानमंडल शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विधान परिषद और विधानसभा दोनों होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का और संसद का, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति एमएलए है और वो एमपी के इलेक्शन में जीत जाता है तो वहाँ से उसे प्रीवियस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर एमपी है और एमएलए के इलेक्शन में खड़ा होकर और जीत जाता है, ऐसा होता नहीं होता? कई बार हुआ है। तो लोग प्रमोशन से डिमोशन क्यों करते हैं? क्यों? दुनिया तरक्की करना चाहती है। क्यों? उन्हें पता है कि वहां पर मेंबर हैं और यहाँ के मंत्री बनने के चांस हैं। ठीक, तो ये है, तो एक साथ मेंबर नहीं रह सकते। और अगर वो अन्यथा की स्थिति में, मान लो ऐसा नहीं करता है, वो रिजाइन नहीं देते, तब जो उसके पास पहले से पोस्ट वो है पद, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलसी, तो वो पद ओरिजिनली माना जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अन्य योग्यताएं, कोई भी हो, रिजाइन करना ही पड़ेगा। हाँ, एक यहाँ पर एक स्विट्जरलैंड में मल्टी पार्टी वो है, मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम, समझ रहे हैं? लिख लो। वहाँ पे क्या होता है कि एक जगह से एक एमएलए नहीं चुनता है, एक एमपी नहीं चुना जाता। वहाँ पे कहीं 2 कहीं 3 भी चुन सकते हैं एक ही जगह से। जो फर्स्ट नंबर पाया वो भी एमएलए, जो सेकंड नंबर पाया वो भी एमएलए। जैसे यहाँ पे 403 है, वो कहते हैं हम 806 कर लेंगे, जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे दोनों रहें। सही है? ये भी सिस्टम यहाँ हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम नहीं है। जैसे भी पंजाब में भगवंत सिंह मान ने किया है, एक ही पेंशन मिलेगी, 5 पेंशन नहीं मिलेंगी, पता है? हो गया इम्प्लीमेंट की पंजाब में। तो अगर यहाँ पर ये सिस्टम कर दे पेंशन का भी, और ये कर दे जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे चुने गए हैं वो दोनों ही साथ साथ बैठेंगे, तो आपस में कंपटीशन होगा, आपस में ईमानदारी का भी कंपटीशन हो सकता है। तो हो सकता है देश एकदम विकसित हो जाए, और जो पेंशन 2-2, 3-3 ले रहे हैं उनके पैसे से कम खर्च कर जाएगा हमारा। ये इसीलिए कुछ चीजें आप ना लगता है मैं सस्पेंड कराओ, ये सब वायरल हो जाएगा और फिर कहेंगे अच्छा ही वॉज द मैन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये किसने कहा कि हमारी इच्छा है? ये तो आपके पड़ोसी की इच्छा है। आप ही तो कह रहे पिछली बार कि हमने कहा था कि हमें समझ में नहीं आता, हम IAS बना रहे हैं, नीता बना रहे हैं। चलो कमिंग टू पॉइंट, ठीक है? तो ये चीजें थी।
के एक आर्टिकल मैंने बताया, इसके बाद है अन्न। मैं बहुत पढ़ाने को आया था लेकिन आपको गड़बड़ कर देता हूँ। सर यही लग रहा है कि पार्टी सी ज्वाइन करेंगे। It means I am successful. It means I am successful. कि मैं शायद संविधान पढ़ाने में सफल हुआ हूँ, क्योंकि आपकी समझ में आ गया ऐसा है। अदर क्वालिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जितने क्वेश्चन आते हैं अदर में से ही आते हैं ज़्यादातर। एक नियम पढ़ा होगा आपने, जनप्रतिनिधि कानून, आरपीए कहते हैं जिसे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। क्या है? आरपीए 51 है। बाद में 55 में भी है, लेकिन हम पहली सीढ़ी पे जा रहे हैं। उसमें कुछ, क्योंकि 1951 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली जो संसद थी वो इसी नियम के तहत बनी थी 1952 में, और धीरे धीरे हम लोग तरक्की की ओर बढ़ते गए और 1952 में दोबारा, और अभी भी तो आने वाले हैं 1987 का भी है, CAA और NRC 1950 इसी एक्ट से ही संबंधित है ये भी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या योग्यताएं, नंबर 1 लिखिए, नोट कर लीजिए आप चाहो तो, यह बता देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, सेकंड वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बता देते हैं आपको। जैसे आपने अभी कहा था कि हम रिजर्वेशन सीट की जो बात करते हैं, प्रधान का रिजर्वेशन है या जो भी है, या MLA MP का बात करते हैं, आपसे पूछूंगा क्या रिजर्व सीट वाला SC ST का कैंडिडेट जिस जिले का है उसी जिले से इलेक्शन लड़ सकता है, दूसरे जिले से भी? अगर MLA है तो और MP है तो पता है आपको, आप हल्का से इधर बैठो, हल्का इधर सर, नहीं उनसे कह रहा पीछे वालों से, क्यों इधर क्या लगा के वजह से? हाँ बताओ। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हैं निवासी क्या लड़ सकता है? अच्छा चलो ठीक है। क्या ये रिजर्व सीट के लिए, मैं तो SC ST की बात कर रहा हूँ ना, आपने कहाँ डाइवर्ट कर दिया, क्वेश्चन समझा करो फिर बहुत लंबा हो जाता है। नहीं लड़ सकता। MP के MLA है तो क्या पूरे स्टेट में लड़ सकता है? MP है तो क्या पूरे देश में लड़ सकता है? चलिए बताइए। क्या वो लड़ सकता है MP? इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि MP का अगर इलेक्शन है पूरे देश में किसी भी सुरक्षित सीट से वो इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि सीट लिमिटेड भी है ना पूरे देश में, इतने उतने ही पहुँचेंगे, कहीं से लड़ो, हमें क्या, हमें तो इतनी रिप्रेजेंटेटिव चाहिए परसेंटेज के हिसाब से, 7.5, 15 और 22 या 27, यही है ना रेशियो। इसी तरह MLA के लिए भी है, लेकिन ये क्यों बताया हमने, ये तो नॉर्मल चीज़ है। अगला पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ आसाम, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ, ये इस तरह के आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आसाम है तो आसाम में क्या है ना, एक प्रॉब्लम है, सुन लीजिए फिर बता देंगे आपको। आसाम में क्या है ना, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसमें कई जातियाँ हैं, जैसे सांथली जाति हमने बताया, ये लोग सांथली और ये सब बहुत हैं। तो आसाम में, आसाम क्या था, आसाम बंगाल, आधा बिहार, उड़ीसा, पूरा बंगाल, वो वाला पश्चिमी बंगाल, ये पूरा एरिया आसाम का कहलाता था। वो एरिया हमने पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन में जब फर्स्ट डे ग्रुपिंग हुई थी, तो आसाम का एरिया ये सब कहलाता था। तो यहाँ पर सभी लोग थे और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तो उसमें ये कहा गया है, दूसरा पॉइंट ये है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है कि आसाम में डिस्ट्रिक्ट बड़े बड़े, उस डिस्ट्रिक्ट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब पर्टिकुलर जाति के हैं उसी जाति के हों और उसी डिस्ट्रिक्ट में ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, दूसरी जगह नहीं लड़ सकते, या उस आसाम में मतलब दूसरी जगह नहीं जा सकते। उसका रीज़न एक और है, क्योंकि उनकी जाति के लोग यहाँ पे हैं ही नहीं। जैसे खसी बोली जाती है वह भाषा, पता है ना, ये भाषाएं आप याद रखो कहाँ के, जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी में कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है, ये आया था सिलसिले। ये सब चीज़ें देखा करो, किस किस
स्पेशली झारखंड एरिया है, या ये जैसे अभी जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, हाँ वो इनके बारे में वो पूरा एरिया है, या आंध्र प्रदेश का एरिया है, इन सब में कौन कौन सी ट्राइब है। हमने जब किया तो बोले नीलगिरी में कौन सी जाति रहती है, तो ये सब आपको शेड्यूल ट्राइब एरिया पता होना चाहिए, जिस क्योंकि सब कल वहाँ पर पोस्टिंग हुई सब चीज़ें। तो आसाम के लिए क्या कहा गया है कि आसाम की जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान के उम्मीदवार बनने हेतु उसी जनजाति का होना चाहिए, उसी संसदीय क्षेत्र का या उस जिले के किसी अन्य निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। उसी जनजाति का हो, उसी जिले का निर्वाचक भी होना जरूरी है। जैसे आपने कहा पूरे देश के लिए कई ऐसे हमारे नेतागण हैं जो विभिन्न जगह पर लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ का निर्वाचक होना आवश्यक नहीं है। लेकिन आसाम के केस में ये स्पेशल प्रोविजन 1951 में दिया गया है। उसका कारण यही है कि दूसरी जगह का अगर सुरक्षित दूसरी जाति का, लेकिन सुरक्षित में एससी की लिस्ट में आता है, जैसे ओबीसी में बहुत सी जातियाँ आती हैं, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता है, ओबीसी में धर्म नहीं देखा जाता है ना, ओबीसी में बहुत सी जातियाँ हैं। तो इसी तरह वहाँ की शेड्यूल ट्राइब को एक कहना चाहिए उनकी डिस्टर्बेंस ना हो उनके अपने कल्चर में, इसलिए दूसरे कल्चर तो आएगा वो तो अपना ही फोकस करेगा। तो वहाँ पे उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर के लिए दूसरा कोई भी शेड्यूल ट्राइब वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और डिस्ट्रिक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ कई बार जैसे शाहजहांपुर और बरेली दोनों की भाषाओं में फर्क है, टोन में फर्क है ना, टोन जो होती है एसेंट जिसे बोलते हैं, तो अंतर होता है। हरदोई जाओगे तो और अंतर है, सीतापुर तो और अंतर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो सब चल जाए, तो इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज ये प्रोविजंस बनाए हैं कि इन आसाम दो चीज़ें, एक तो उसी जाति का हो और उसी डिस्ट्रिक्ट का निर्वाचक हो, निर्वाचक मतलब वोटर। ठीक, तीसरा पॉइंट इसका है तीसरा नॉर्मल है कि अगर कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, अगर प्रदेश का है तो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम होना जरूरी है, नामावली में नाम जरूरी है। यहाँ पर तो एक नियम है, आपकी इंफॉर्मेशन को बता दूं कि यदि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से ही इलेक्शन लड़ते हैं जहाँ आपका वोट है, तब आपको एक प्रस्तावक चाहिए। अगर आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं, शहर का आदमी अगर सोचे वो किधर से लड़े, तो 10 प्रस्तावक चाहिए। ये पता है आप लोगों को? हाँ, ये 10 प्रस्तावक चाहिए। तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। तो आप किसी भी जगह के निर्वाचक हो, आप इलेक्शन स्टेट का है तो पूरी स्टेट में कहीं लड़ सकते हैं, और अगर एमपी का है तो किसी भी देश के किसी भी कोने से देश के लड़ सकते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक। ये हो, यही नियम है, वो कोई भी चले जाओ, लेकिन ये 50-50 होना चाहिए। ठीक है, क्यों पता है क्यों किया गया है? इसलिए किया है क्योंकि पहले कोई भी इलेक्शन लड़ जाता था, तो ये जो 10,000 का या 25,000 वाला नियम बनाया, 10,000 का एमएलए के लिए है, 25,000 एमपी के लिए है, इसलिए बनाया है टू डी प्रमोट द नॉन सीरियस कैंडिडेट, कि ऐसे कैंडिडेट जो सीरियस नहीं है लड़ने के लिए, बोले इलेक्शन लड़ जाएंगे, बोले 10,000 चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए क्या बैठता है, 1,75,000 का फायदा हो जाए, 2.5 लाख होने के लिए, 2.5 लाख होने के लिए वो भी है। दोनों बातें हैं, कोई नेम और फेम चाहिए किसी को पैसा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन नैतिकता आना चाहिए। प्रजातंत्र में जब तक नैतिकता नहीं है, एक विकासशील देश विकसित नहीं बन सकता। बहुत जरूरी है, नैतिकता है हमारा क्या कर्तव्य देश के प्रति, वो सब आना चाहिए। इसीलिए जस्टिस रमन साहब ने कहा है कि एवरीबॉडी शुड नो द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? जानेगा तो समझेगा, जब जानेगा ही नहीं तो समझेगा क्या? जब हमने गीता पढ़ी ही नहीं है तो हम समझेंगे कैसे? तो इसलिए पढ़ना समझना संविधान का बहुत
ज़रूरी है। हमारी बात छोड़िए, प्रैक्टिकली हमें तो भीतर गिफ्ट में दिए गुप्ता जी ने बंगाल में, तो हमें तो ऐसी चीज़ें इस योग्य लोगों ने समझा। चलो नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है इसका कि निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की अगर कोई व्यक्ति जैसे गलत इंफॉर्मेशन देता है, जैसे एक नियम है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। निर्वाचन संबंधी गलत कोई भी रिपोर्ट अपने फॉर्म में भर के देता है तो निर्वाचन आयोग या तो कुछ पीरियड के लिए या आजीवन के लिए भी चुनाव लड़ना प्रतिबंधित कर सकता है। देखिए शब्द क्या है, अगर चुनाव संबंधी कुछ ऐसा कार्य किया है, ठीक है, अपराध किया है, चुनाव संबंधी अपराध है, तो ये इलेक्शन कमीशन, क्योंकि एमएलए एमपी कोर्ट खुल गए हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो हम कह रहे थे एक बार कोई 2 वर्ष और 5 साल जेल से छूटे हुए हो गए हैं, उसमें नहीं है 5 साल जेल से छूटे हुए हो गए हो तभी इलेक्शन लड़ सकता है। 2 साल की सजा हुई हो और 5 साल, इसका मतलब 7 ईयर्स का टेन्योर हो। आपने देखा होगा कोई भी पार्टी किसी क्राइम केस में या अपनी पार्टी की संदिग्ध गतिविधियों में जब कोई नेता को निकाला जाता है तो 6 वर्ष के लिए निकालते हैं। देखा होगा आपने, 6 वर्ष के लिए निकालते हैं। वही तो बता रहे हैं, ऐसा है क्यों बताएंगे, तभी तो हम ये पॉइंट लाए हैं आपको, बताने जा रहे श्रीमान जी। 6 वर्ष के लिए इसलिए क्योंकि वो अगले बार इलेक्शन ना लड़ सके। ये मैसेज वोटर्स के पास गलत जाता है ना, वोटर्स के पास पार्टी के बारे में गलत जाता है, आपकी गतिविधियां, ठीक है, तो इसलिए ये नियम बनाया गया है। एक और पॉइंट है इसका कि उसे ये बड़ा शब्द होता है बेईमानी। क्या होता है बेईमानी, क्या होता है शब्द है? सही सही बताइए, आप इंग्लिश बता रहे हो हैं? मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? चलो ये सुन लो पहले, जिसे कोई बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से नहीं निकाला गया हो। सरकारी उसमें सर्विस में हो और बेईमानी के लिए निकाला गया हो। बेईमानी जिसका कोई ईमान ही ना हो, ईमान ना हो, बेईमान, वो ईमान नहीं है, वो सब तरफ वाली आएगी। क्या? फाइनेंशियल करप्शन भी आ गया, सोशल करप्शन आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन आ गया, करप्शन टू सर्विस आ गया, सब आ गया। बेईमान एक ऐसा शब्द है डिसऑनेस्टी में तो किसी भी फील्ड में हो गया कि नॉट डिसलॉयल। हाँ, चुनाव से जो मतलब सदस्य लड़ लेते हैं, चुनाव जैसे आजम और भी लोग चुनाव लड़ लेते हैं, दो चीजें होती है ना, एक अपराधी साबित तो नहीं हुए ना, विचाराधीन, जो मैंने कहा अभी एक्यूज हुए नहीं ना, अभी तो विचाराधीन है, कैसे कह सकते हो? कितने लोग उसका कारण ही कितने लोग बरी हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की कमी है। जब किसी एडवोकेट को पता होता है कि इसने क्राइम किया, फिर बोले ठीक है मैं तुझे छोड़वा दूँ। अगर ये चीज बस आई डोंट वांट टू कोर्ट, फालतू में कल पर फरियाद हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका एक अलग है कि लिख लीजिए 1951 जो अधिनियम था उसमें अभी संशोधन हुआ है। जैसे हमने साइबर क्राइम को कुछ चीज़ों में जोड़ा हुआ है हमने, इसी तरह आतंकवादी गतिविधियाँ, पहले आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं थी उस टाइम। जो 1951 में कोई सुना है ऐसा केस? नहीं ना। तो उसमें क्या कहा गया है, 1951 में अमेंडमेंट हुआ था। क्या हुआ था? 1951 में RPA 1951 में अमेंडमेंट हुआ था, ईयर 1988 में। दोनों में फर्क देखो, ये आपका RPA हो गया, इसमें अमेंडमेंट किया था 1988 में। और इसके द्वारा कौन कौन सी? एक आतंकवादी गतिविधियां, शब्द लिख लो, आतंकवादी क्राइम क्या हो गया?
ये है, देखिए तस्करी। हाँ, 51 का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें 1988 में ये किया गया था बदलाव। उसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए थे, जैसे टाडर चला था ना, या एंटी टेररिस्ट एक्ट वगैरह चली थी उसमें। ये लिखिए, आतंकवादी गतिविधियां, तस्करी। तस्करी जानते हैं? ट्रैफिकिंग किसी चीज की भी हो, जैसे हम बाहर विदेशों में बच्चों को भी भेज देते हैं, ये करते हैं। जैसे पंजाब में स्पेशल शब्द यूज होता है कबूतरबाज, है ना, कबूतरबाज शब्द आता है। तो तस्करी, जमाखोरी, जैसे अभी लोग नोट पकड़े जा रहे हैं करोड़ों में, जमाखोरी। मुनाफाखोरी, मुनाफाखोरी का मतलब कि आप फाइनेंशियल रूप से गवर्नमेंट को डिस्टेबल करना चाह रहे हो, मुनाफा इतना ले रहे हो हर चीज़ से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये परचून की दुकान, आई एम टॉकिंग अबाउट रेलवे है, फैक्ट्रियां हैं, या कल को कोई फैक्ट्री जहाज की बना दे, एक आइटम बनाता हो, कल को वार हो जाए, उस पर कह दे कि नहीं इतने का मैं इतने का दूंगा, तो मुनाफा नहीं देखोगे। या फिर डॉक्टर्स हैं, उनके लिए आप कोविड में 70 सिलेंडर में आप प्रॉफिट कितना दिया लोगों ने, 10-10 हज़ार के सिलेंडर दिए, ये सब मुनाफाखोरी में आता है। मीन्स टेकिंग अनड्यू एडवांटेज, जो रेट है उससे ज़्यादा में देना, मुनाफाखोरी हो गई इसे। मुनाफाखोरी मतलब एक्सेस प्राइस। अब ये मत करेगा 10 रुपये का चिप्स का पैकेट 12 रुपये में दे रहे हो, मुनाफाखोरी क्यों कर रहे हो? नॉट इन दैट वे, प्रोडक्शन कमीशन उस पर। ठीक है, एक तो ये खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट, ये भी उसमें आता है। खाद्य पदार्थ और दवाओं में मिलावट, मतलब फैक्ट्रियां जो हैं, ये सब। एक और है विदेशी मुद्रा नियमन, फैरा जिसे बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले। ये शब्द इसलिए बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1988 में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कवर थी, या ये आ सकता है कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसमें आरटीए में संशोधन हुआ था जो इसमें नहीं थी। ठीक है, इसलिए शब्द लिखवाए हैं। हाँ, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले व्यक्ति को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। क्या ऐसा होगा? सही है, पॉइंट की कवर हो गए। ठीक, अगला हेडिंग है इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट। जो हमारे प्रतिनिधि रहते हैं उनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ चपरासी के लिए भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ऐसे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। चपरासी के लिए क्या नियम है, प्रिंसिपल के क्या नियम है, केमिस्ट्री के हेड के क्या नियम है, फिजिक्स के हेड के क्या नियम है, सोशल साइंस के क्या नियम है, वो सब नियम कायदे होते हैं। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी एसओपी बोलते हैं कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो वो सबके जब तक कर्तव्य, हर एक व्यक्ति के कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य से ज़्यादा नहीं कर सकता। कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती है। जैसे आप किसी थर्मल पावर प्लांट में हैं, आपसे कहा गया है कि वो बटन दबाना, आपने सोचा था एक और दबा दी पता चला वो इमरजेंसी वाला बटन था और टाइम हो गया ना, बंद करोगे बताएं चलो, तो इस तरह की कुछ जगह होती है जो यू कैन नॉट ऑपरेट इट। ये नहीं कह सकते कि मैंने एक्स्ट्रा काम कर दिया। हो सकता है वो इमरजेंसी का फायर एक्सटिंग्विशर या उसका बटन हो। बोले कि वो कई बार एक फिल्म में आई है ना, तो बोले जहाज जा रहा है, बोले ये जो रेड साइड बटन है ना आपके दाईं तरफ जो बटन है, बोले वो जब तक उसने इमरजेंसी की दबा दी, बोले वो नहीं दबाना है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको लगता है कि यू आर गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन, बट लेकिन आपको एक्सेस नहीं करना उन सब चीज़ों के लिए। इस तरह के कुछ कानून बनाए, खाली हेडिंग डाल लीजिए, जनप्रतिनिधि संस्थाओं के अपराधियों के प्रवेश पर, ये जो आप बता रहे थे अभी उससे ही नहीं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं में अपराधियों के प्रवेश पर रोक हेतु व्यवस्था।
जनप्रतिनिधि संस्थाओं में मीन्स रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में अपराधियों के प्रवेश पर रोक हेतु व्यवस्था। दैट दिस क्लास आई टेक टुमारो। और उसके बाद में ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, आप कहो तो इसे नहीं पढ़ाएं, हमें लग रहा है थोड़ा सा कवर हो जाएगा तब पढ़ाएंगे। अगला एक और हेडिंग इसका रहेगा कि वैकेंट सीट कैसे करते हैं, इसका टेन्योर क्या है, टर्म क्या है, वो सब बताते हैं लोकसभा। और वेतन भत्ते पे खत्म हो जाएगा संसद के विशेष अधिकार, जैसे आजकल बंद कर दिए, जैसे अभी एक नियम है